Hello, my dear friends. Welcome to the Career Will. So guys, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है आपका जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में हम ये पढ़ते हैं कि कैरेक्टर्स यानी कि गुण माता पिता से संतानों में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो गुणों का माता पिता से संतानों में जाना या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना यह कहलाता है अनुवांशिकता, हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। और हेरिडिटी या इनहेरिटेंस का अध्ययन बायोलॉजी की जिस ब्रांच में करते हैं उसे कहते हैं अनुवांशिकी। तो एक बार सभी लोग लाइव आ जाएं और बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन का हम करेंगे आगाज यानी शुभारंभ। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? सब कुछ क्लियर है? तो आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, करते हैं आज के सेशन का शुभारंभ यानी कि आगाज। पहले व्यक्ति जिन्होंने ये बताने की कोशिश की प्रयोग के द्वारा कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या माता पिता से संतानों में कैसे जाते हैं, वो व्यक्ति थे मेंडल साहब, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधों पर 7 सालों तक अपना प्रयोग करके मटर के 7 जोड़े गुणों का अध्ययन करके अनुवांशिकता के 3 नियम दिए और उन्हीं तीनों नियम को इस टॉपिक में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज व्हाट? जेनेटिक्स, है ना। तो जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स में हम गुणों के ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होना अनुवांशिकता कहलाता है। और जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि भाई पहली बार कोई व्यक्ति थे जिन्होंने प्रयोग के द्वारा यह बताने की कोशिश की कि कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है किसको? मेंडल साहब को। लेकिन जो शब्द जेनेटिक्स हैं, जो टर्म जेनेटिक्स है, वो दिया था बैटसन साहब ने। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय विलियम बैटसन, है ना। तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बैटसन साहब ने किया था। किसने किया था? बैटसन साहब ने किया था। चलिए, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भाई गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम किसका है? जीन का। इसलिए जीन को हम कहते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सो गुणों को माता पिता से संतानों में ले जाने का काम जीन का होता है। सो जीन्स आर ऑल्सो नोन एज यूनिट ऑफ हेरिडिटी या क्या बोलते हैं इसको? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन को अनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है। और पहली बार जीन को प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था या आइसोलेट किया था। जीन को लैब में सिंथेसाइज करने वाले पहले व्यक्ति थे इंडियन साइंटिस्ट, नाम था डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। क्या नाम था? डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। तो डॉक्टर हरगोबिंद खुराना साहब ने जीन को पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था। तो जीन को संश्लेषित करने वाले थे डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। तो ये इंफॉर्मेशन आपको लेकर चलनी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भाई मेंडल साहब ने जो अपना प्रयोग किया था वो कितने सालों तक किया था, कितने जोड़े गुणों का अध्ययन किया था, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम मेंडल के प्रयोग की तरफ चलते हैं। मेंडल का प्रयोग क्या था वो जरा देखिए। सबसे पहले मेंडल साहब ने जो अपना प्रयोग किया था वो गार्डन पी प्लांट पे किया था, मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर किया था। और मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम है, मटर का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। मटर का साइंटिफिक नेम है या बोटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम। कितने सालों तक? 7 सालों तक। 7 सालों तक अपना प्रयोग किया और क्या दिया? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता के नियम दिए। अनुवांशिकता के नियम दिए। तो मेंडल साहब ने मटर के 7 जोड़े गुणों का अध्ययन करके अनुवांशिकता के 3 नियम दिए। कितने नियम दिए?
3 नियम दिए। उन्हीं नियम के बारे में आपको पढ़ना है। तो लिखा है मैंने कि मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधों पर 7 सालों तक किया और मटर के 7 जोड़े गुणों का अध्ययन करके आनुवांशिकता के नियम दिए। उन नियमों के नाम पहले आपको याद रख लेने हैं। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा नियम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपरव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने 7 सालों तक मटर के 7 जोड़े गुणों का अध्ययन करके क्या दिए? आनुवांशिकता के 3 नियम दिए। पहला नियम था आपका प्रभाविता का नियम, बोले तो लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट, युग्मकों की शुद्धता का नियम। एंड द थर्ड वन इज योर स्वतंत्र अपरव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ दिए मेंडल साहब ने। सवाल ये पैदा होता है कि मेंडल साहब ने अपने प्रयोग के लिए मटर को ही क्यों चुना? वाई पी, मटर को ही क्यों चुना? तो मेंडल साहब ने अपने प्रयोग के लिए मटर को ही क्यों चुना? मटर ही क्यों? क्योंकि मटर का लाइफ साइकिल शॉर्ट है। सबसे पहले तो भाई इसका लाइफ साइकिल क्या है? शॉर्ट है। जीवन चक्र इसका जो है, जीवन चक्र छोटा है। 2-3 महीने में एक जनरेशन खत्म हो गई, अगला जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। मटर के पौधों में जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत ज्यादा थे, गुणों की भरमार थी। मटर के कुछ पौधे लंबे तो कुछ पौधे नाटे बौने। मटर के कुछ पौधों में फूल व्हाइट कलर के तो कुछ में वॉयलेट कलर के। कुछ पौधों में फूल टर्मिनल, मतलब शिरों पे उगते थे तो कुछ साइड साइड में उगते थे, एक्सियल। कुछ में सीड का जो रंग है वो कैसा है? ग्रीन है, तो कुछ का सीड का रंग जो है वो येलो है। उस तरह से किसी में रिंकल सीड है तो किसी में बिल्कुल मतलब स्मूथ सीड है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, तो गुणों की भरमार थी। ठीक है। तीसरा कि मटर के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण एंड क्रॉस पॉलिनेशन कराना क्या था? पर परागण कराना क्या था? संभव था। तो इसीलिए मटर की इन खूबियों की वजह से मटर को ही इन्होंने अपने प्रयोग के लिए चुना। कि लाइफ साइकिल छोटा था, कैरेक्टर्स की भरमार थी, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन कराना क्या था? आसान था। और उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर का अध्ययन किया 7 जोड़े में? तो इसको जरा ऐसे देख लीजिए, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उन्होंने हाइट देखा। कैरेक्टर क्या देखा? हाइट क्या है? कैरेक्टर है। तो उन्होंने देखा कुछ पौधे लंबे थे, कुछ पौधे बौने थे। उसके बाद उन्होंने पुष्प का रंग देखा, रंग भी कैरेक्टर है। तो कुछ पौधों में वॉयलेट कलर का फूल आता था, कुछ में सफेद रंग का फूल आता था। फिर फ्लावर की पोजीशन उन्होंने देखी कि कुछ पौधों में जो फूल हैं वो बिल्कुल ऐसे टर्मिनल पे लगते हैं, ऐसे टर्मिनल पे लगते हैं फूल, और कुछ पौधों में फूल जो है वो ऐसे साइड साइड में लगते हैं, एक्सियल लगते हैं ऐसे। उसके बाद फली का आकार है ना, जो मटर का जो फल आता था तो उसमें फली का जो आकार था वो बिल्कुल ऐसा था, चिकना था, और कुछ में जो फल था ऐसे गड्ढा गड्ढा सा था, इन्फ्लेटेड था, कंस्ट्रिक्टेड था। फली का रंग आपने देखा होगा कि कोई मटर है जिसके फली का रंग कैसा है? हरा है, हरा कलर का इसका फल का रंग है, और कुछ में येलो कलर का फल लग रहा है, ऐसा येलो कलर है। उसके बाद बीज का शेप इन्होंने देखा कि भाई कुछ मटर का जो पौधा है उसमें बीज बिल्कुल राउंड, और कुछ में झुर्रीदार बीज आ रहा है, ऐसा रिंकल्ड सीड आ रहा है। तो सीड का शेप, बीज की आकृति देखी उन्होंने। उसके बाद देखा कि किसी में जो बीज है उसका जो सीड कोट है वो येलो कलर का है, येलो कलर का बीज आ रहा है,
और कुछ में ग्रीन कलर का बीज आ रहा है, ऐसा ग्रीन कलर का बीज आ रहा है। तो ये 7 जोड़े गुणों का अध्ययन करके 7 सालों तक मेंडल साहब ने आनुवांशिकता के 3 नियम दिए। अब देखिए इनका प्रयोग क्या था, उस प्रयोग के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इन्होंने इतने कैरेक्टर का अध्ययन किया, तना की लंबाई के बारे में बात करी, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति, बीज पत्र का रंग, है ना। तो 7 जोड़े गुणों का अध्ययन करके 7 सालों तक मेंडल साहब ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए। अब इनका प्रयोग क्या था वो जरा आप देखिए, मजा आ जाएगा। तो मेंडल साहब ने क्या किया कि लिया टॉल प्लांट, लंबे पौधे का क्रॉस करवाया, लंबा पौधा था उसका क्रॉस करवाया ड्वार्फ पौधे के साथ, बौना पौधा के साथ। तो इन्होंने देखा कि पहले जनरेशन में सारे पौधे टॉल पैदा हुए, 100% पौधा जो है लंबा हुआ। ये किसकी बात है? F1 जनरेशन की बात है, F1 जनरेशन की बात है, प्रथम पीढ़ी की बात है, प्रथम पीढ़ी की बात है। F1 जनरेशन में सारे पौधे लंबे हो गए। होना क्या चाहिए था कि टॉल और ड्वार्फ है तो मीडियम क्लास का पौधा होना चाहिए। अब देखिए F1 जनरेशन में सारे जो लंबे पौधे पैदा हुए, इनका जब आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, इनका जब आपस में इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, स्वपरागण करवाया, तो इन्होंने देखा कि भाई अगले जनरेशन में 3 पौधे तो लंबे पैदा हुए, टॉल टॉल टॉल, एक पौधा हो गया आपका ड्वार्फ। 3 पौधे जो हैं वो लंबे पैदा हुए, लंबा था, लंबा था, लंबा पौधा था, और एक पौधा हो गया बौना। यानी जो हमारा रेशियो आया वो आया 3:1 का, 3 पौधा लंबा और एक पौधा आपका बौना। ये रिजल्ट है किसका? तो F2 जनरेशन का, F2 जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी का। ये देखकर और आश्चर्यचकित हो गए कि भाई पहले जनरेशन में तो सारे पौधे लंबे हुए और दूसरे जनरेशन में 3 पौधा लंबा और एक पौधा फिर से बौना आ गया। ये क्या माजरा है? तो इसको थोड़ा जेनेटिक लेवल पे सोचते हैं, इसको थोड़ा हम लोग जेनेटिक लेवल पे सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोग पढ़ चुके हैं कि कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है? जीन। 1 पेयर जीन होते हैं, एक मां का जीन एक बाप का जीन, दोनों का जीन मिलकर बच्चे के कैरेक्टर को डिसाइड करता है। तो ये जो लंबाई है, ये जो बौनापन है, ये भी कैरेक्टर है, इनको 1 पेयर जीन डिसाइड कर रहा होगा। तो हमने क्या किया था कि टॉल प्लांट का क्रॉस करवाया था, टॉल प्लांट का क्रॉस करवाया था ड्वार्फ प्लांट के साथ। ठीक है जी, लंबा पौधा का क्रॉस करवाया था हमने बौना पौधा के साथ। तो टॉल को बनाने वाले जीन हम लेते हैं कैपिटल टी, और ड्वार्फ भी कैरेक्टर है तो इसको भी एक पे एक जोड़ा जीन ही बना रहा होगा, तो इसको ले लिया स्मॉल टी। तो लंबा के लिए जीन हमने लिया है कैपिटल टी, और बौनेपन के लिए हमने लिया है स्मॉल टी। ठीक है, अब देखिए चूंकि एक ही प्रकार के जीन है तो गैमीट बनेंगे तो आप जानते हैं कि आधा हो जाता है। तो ये एक बार हमने लिखा है और यहां पर भी एक ही बार लिखेंगे। आप 2 बार लिख करके देख लीजिए, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो यहां से लिया टी और यहां से लिया स्मॉल टी, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बना कैपिटल टी स्मॉल टी। होना क्या चाहिए था? एक लंबाई वाला जीन है, एक बौनेपन वाला जीन है। पौधा मीडियम साइज का होना चाहिए था, लेकिन यहां पे मीडियम साइज का नहीं हुआ। सारे के सारे पौधे कैसे हो गए? टॉल हो गए। टॉल हो गए कितने? 100% पौधे टॉल पैदा हुए। किसका रिजल्ट था बताइए ना? F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी में सारे पौधे लंबे पैदा हुए।
लेकिन क्या ये लंबा पौधा प्योर है? आप कहिएगा सर नहीं, ये जो टॉल है वो कैसा है? ये है हाइब्रिड टॉल। टॉल तो है लेकिन कैसा टॉल है? ये हाइब्रिड टॉल, संकर लंबा, हाइब्रिड टॉल है। इस टॉल को हम क्या कहेंगे? प्योर टॉल कहेंगे, क्योंकि दोनों ही जीन लंबाई वाला है, तो ये कहलाएगा प्योर टॉल, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा। लेकिन F1 जनरेशन में क्या हुआ कि एक लंबाई वाला जीन है और एक बौनेपन वाला जीन है, लेकिन सारे पौधे क्या हुए? लंबे पैदा हुए, 100% टॉल। लेकिन कैसा टॉल? हाइब्रिड टॉल बोलेंगे इसको। यह है F1 जनरेशन का रिजल्ट। यहीं से मेंडल साहब ने कहा कि देखो, जीन दो प्रकार के होते हैं। क्या कहा उन्होंने? जीन। अब चूंकि मेंडल के टाइम पे जीन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो जीन की जगह पे वो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे फैक्टर, कारक। तो उन्होंने कहा अब हम उसी को क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। इन्होंने कहा कि देखो, जीन जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका डोमिनेंट जीन। क्या होता? प्रभावी जीन होता, डोमिनेंट जीन होता। और एक होता है रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन, अप्रभावी जीन, अप्रभावी जीन। डोमिनेंट जीन वो होता है जो अपने कैरेक्टर को बस क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। अपने गुण को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, दूसरे के कैरेक्टर को दबा देता है। जैसे यहां पे आप देखो, F1 जनरेशन के रिजल्ट को आप देखो तो पा रहे हो कि इस लंबाई वाले जीन ने ड्वार्फ वाले जीन के कैरेक्टर को पूरी तरह से मास्क कर दिया है, दबा दिया है। तो यहां पर ये जो जीन है, कैपिटल T वाला जो जीन है, वो कहलाएगा डोमिनेंट, और स्मॉल t वाला जो जीन है वो कहलाएगा क्या? रिसेसिव। जिसने दबा दिया दूसरे के कैरेक्टर को वो डोमिनेंट हो गया, जो दब गया वो रिसेसिव हो गया। तो यहां पे देखिए, उन्होंने कहा कि जीन दो प्रकार के होते हैं। डोमिनेंट जीन, देखो, वह जीन जो अकेला है तो भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, और अकेला नहीं है तो भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि तन्हा है तो भी अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, झुंड में है तो भी आवाज बुलंद कर रहा है। ऐसे आदमी को क्या बोलोगे? डोमिनेंट पर्सन है भाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर ग्रुप में है तो खूब चिल्ला रहा है ना, लेकिन तन्हा पड़ गया तो चुपचाप से बैठ जाएगा। तो कैपिटल टी, यहां पर इस कैपिटल टी ने देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर टॉल हो गया। इसका मतलब ये वाला कहलाएगा डोमिनेंट, प्रभावी, इसने दबा दिया है कैरेक्टर को। और ये वाला जीन कहलाएगा रिसेसिव, अप्रभावी, अप्रभावी। तो अप्रभावी जीन तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब वो क्या होगा? पेयर में होगा। अगर स्मॉल टी पेयर में होगा तभी ये ड्वार्फ हो सकता है, बौना हो सकता है, बौना हो सकता है। तो वह जीन जो पेयर में रहने पर ही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाए वो हो जाएगा रिसेसिव जीन। लेकिन जो पेयर में है तो भी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, पेयर में नहीं है तो भी अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, वो कहलाएगा डोमिनेंट जीन। तो इन्होंने कहा कि देखो, यहां पर ये वाला जीन जो है इसके कैरेक्टर को दबा दिया है, 100% टॉल पौधे पैदा हुए, है ना। तो ये हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इन्होंने क्या किया कि प्रथम पीढ़ी में जो प्लांट आए उनका आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था, है ना। तो इन पौधों का आपस में क्या करवाया उन्होंने? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करवाया इन्होंने? स्वपरागण करवाया, स्वपरागण करवाया। तो F1 जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस हुए उनका आपस में जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो मिला था 3:1 का रेशियो। ये कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवा दिया आपने कैपिटल टी स्मॉल टी से। अब यहां पर दो प्रकार के जीन हैं तो इन्हें तो अलग करके लिखना ही पड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी
स्मॉल टी। हो गया ना, वहां तो एक ही प्रकार का जीन था तो एक ही बार लिखने से हमारा काम चल गया था, लेकिन यहां पे तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर इसका हम करवाते हैं कॉम्बिनेशन इसके साथ। अगर कैपिटल टी मिला तो बताओ कैसा होगा? तो आप कहेंगे सर ये होगा प्योर टॉल। क्या होगा? प्योर टॉल, शुद्ध लंबा। इसका इसके साथ देख लिया, अब इसका इसके साथ देखते हैं। बताओ क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी क्या हो जाएगा बताओ? ये भी टॉल होगा, लेकिन कैसा होगा? हाइब्रिड टॉल। ये हो गया हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल, संकर लंबा। तो इसका दोनों से देख लिया, कैपिटल टी से मिला तो प्योर टॉल बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी से मिला तो हाइब्रिड टॉल। टॉल होगा लेकिन हाइब्रिड टॉल। अब इसका इन दोनों से देख लेते हैं। ये मान लिया इससे मिला तो फिर से आपका कॉम्बिनेशन क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी फिर से क्या हुआ? हाइब्रिड टॉल, संकर लंबा। और फिर इसका अब इसके साथ देख लेते हैं। तो ये अगर मिल गया है, ये अगर मिल गया है इसके साथ, ये देखिए इसके साथ स्मॉल टी, तो अब क्या हो गया है आपका? ड्वार्फ बौना पौधा। ये जो रिजल्ट है वो किसका है? ये है आपका F2 जनरेशन का रिजल्ट। तो F2 जनरेशन में आप अगर देखो तो 3 पौधे आपके कैसे हुए? आप देख सकते हो यहां पे कि आपके जो 3 पौधे हुए माय डियर फ्रेंड्स, 3 पौधे वो टॉल हुए। 3 पौधे कैसे हो गए? टॉल। और एक पौधा कैसा हो गया आपका? हाइब्रिड। एक पौधा कैसा हो गया आपका? ड्वार्फ। तो 3:1 का रेशियो आ गया ना, 3:1 का रेशियो आ गया कि 3 पौधे टॉल हुए, 3 पौधे टॉल हुए और एक पौधा ड्वार्फ हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके फिनोटाइप की और जीनोटाइप की, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप में ये चीजें अलग हो जाएंगी। जैसे मैं आपसे कहूं, यहां पे मैं बोल रहा हूं फिनोटाइप। अगर हम क्या लेते हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब ऊपर ऊपर से देखने पर। फिनोटाइप कहने का मतलब हुआ कि ऊपर से देख रहे हैं F2 रिजल्ट को। तो 3 पौधे क्या हो गए? टॉल हो गए और एक पौधा क्या हो गया? ड्वार्फ हो गया, है ना? ये कहलाएगा फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। 3 पौधे कैसे हो गए? टॉल। और एक पौधा कैसा हो गया? ड्वार्फ यानी बौना हो गया। लेकिन अगर हम जीन को लें तो वो कहलाएगा जीनोटाइप। जीन के बेसिस पर देखें तो ये कहलाएगा जीनोटाइप। क्या कहलाएगा? जीनोटाइप कहलाएगा। और जीनोटाइप को देखेंगे तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा 1:2:1 आ जाएगा। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। कैसे? देखो 3 टॉल हैं, लेकिन उसमें से एक है प्योर टॉल और 2 है क्या? हाइब्रिड टॉल, और एक है ड्वार्फ। तो यहां पर जो आपका रेशियो आ गया माय डियर फ्रेंड्स, एक कैसा है आपका? प्योर टॉल, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा है कि नहीं? और यहां पर 2 जो है वो कैसा है? हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल, संकर लंबा। और एक हो गया आपका क्या? ड्वार्फ यानी बौना। तो ऐसे ऊपर ऊपर से देख रहे हैं ना, तो उसे कहते हैं फिनोटाइप। ऊपर से देखने पर 3 पौधे तो लंबे हैं और एक पौधा आपका बौना है, एक पौधा आपका बौना है। लेकिन अगर हम जीन पे चर्चा करें, जेनेटिक लेवल पे जाए, तो देखेंगे कि 3 टॉल तो है, लेकिन उसमें से एक है प्योर टॉल और 2 है आपका क्या? हाइब्रिड टॉल, और एक है आपका ड्वार्फ। तो हमारा जीनोटिपिक रेशियो आ गया 1:2:1। तो यहीं से तीनों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि कोई जीन होता है जो दूसरे को दबा देता है, उस जीन को बोलते हैं डोमिनेंट जीन। जो दब गया उसको बोलते हैं रिसेसिव जीन। यह है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है कि देखो जीन एक साथ रहकर भी वो एक दूसरे को कॉन्टामिनेट नहीं करते, कॉन्टामिनेट नहीं करते, दूषित नहीं करते। यहां पर लंबाई वाला जीन और बौनापन वाला जीन दोनों साथ रह रहे हैं, लेकिन ये अपना कैरेक्टर लेकर है, ये अपना कैरेक्टर लेकर है।
ऐसा नहीं कि दोनों ब्लेंड होकर, दोनों मिक्स होकर एक मीडियम साइज का पौधा बना लिया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मान लिया कि कोई लड़का गांव से आया, बिल्कुल शुद्ध लड़का है, दिल्ली आया और उसका पार्टनर शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो कुछ लोग होते हैं जो उसके साथ मिलकर शराब सिगरेट की लत उसको भी लग जाती है। लेकिन कोई है जो उसके साथ रहते हुए भी अपनी प्योरिटी को मेंटेन किया, शराब को हाथ नहीं लगाया, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। जीन भी ऐसा ही होते हैं कि जीन साथ में रहते हैं लेकिन एक दूसरे को कॉन्टामिनेट नहीं करते। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। अलग अलग रहते हैं ये, साथ रहते हुए भी क्या है, अलग अलग हैं। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा है कि भाई जीन जो है वो जब गेमीट बनते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं, और कोई भी जीन किसी के साथ मिलकर नया पेयर बना सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो F2 जनरेशन में फिर से ड्वार्फ पौधा नहीं आता, फिर से बौना पौधा नहीं आता, है कि नहीं? तो ये तीनों लॉ इसी से एक्सप्लेन हो जा रहे हैं आपके, है ना? तो बस आपको याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि भाई कौन कौन से नियम दिए थे मेंडल साहब ने। तो उत्तर है कि प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्वतंत्र अपरिवहन का नियम, है ना? और ये नियम क्या है वो आपको समझ में आ गया। एक सीडीएस में देखिए इस पर एक सवाल पूछा गया जिस पर ज्यादातर बच्चों ने गलत उत्तर दिए थे, और इवन जो एनालिसिस कर रहे थे क्वेश्चन की, जो टीचर्स, उसने भी बहुत सारी गलतियां करी हड़बड़ी में। मतलब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण एक बौने पौधे से किया जाता है तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात क्या होगा? अब जैसे ही लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात पूछता है, सबके दिमाग में सेट रहता है ना F2 जनरेशन में क्या, 3:1, 3:1। क्या ये उत्तर सही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही नहीं है। ये 3:1 कब होता? जब पूछता कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट का रेशियो क्या होगा, लंबा और बौने पौधे का रेशियो क्या होता, तो 3:1 हो जाता। लेकिन क्या ये क्वेश्चन यहां पे है क्या? नहीं, ये पूछ रहा है कि भाई रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट। तो F2 रेशियो पे जरा आप गौर फरमाएं माय डियर फ्रेंड्स। F2 जनरेशन के रेशियो पे आपने गौर फरमाया तो देखा कि भाई F2 जनरेशन में 3 पौधे टॉल तो हैं और एक पौधा ड्वार्फ है, तो फिनोटाइप मतलब ऊपर ऊपर से देखने पर 3:1 का रेशियो आ गया। लेकिन गहराई से देखने पर, जेनेटिक लेवल पे सोचने पर, जीनोटाइप की हम बात करें तो भाई एक पौधा प्योर टॉल है और 2 पौधे हाइब्रिड टॉल हैं और एक है ड्वार्फ पौधा, तो ये हो गया आपका के 1:1 प्योर टॉल और ड्वार्फ का रेशियो पूछ रहा है यहां पे। तो प्योर टॉल और ड्वार्फ का जो रेशियो होगा माय डियर फ्रेंड्स वो होगा 1:1, 1:1। अब हड़बड़ी में टीचर ने ठीक से क्वेश्चन देखा नहीं और लगा दिया 3:1। बच्चों के फोन आने लगे मेरे पास कि सर गलत हो गया क्वेश्चन। मैंने कहा सही से देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है ना? तो क्या बोल रहे हैं कि F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात क्या होगा? तो आपका हो गया 1:1, है ना? जैसे ये था फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1। 3 क्या था टॉल और 1 क्या था ड्वार्फ। लेकिन जेनेटिक लेवल पे आप देख रहे थे तो 1:2:1। ये 1 क्या था, प्योर टॉल था, याद कीजिए 1 था प्योर टॉल, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, ठीक है जी। और ये 2 क्या था, हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल, संकर लंबा। और 1 क्या था आपका ड्वार्फ यानी बौना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्योर टॉल और ड्वार्फ का रेशियो क्या होगा, सो इट विल बी 1:1। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये सीडीएस का सवाल है।
सीजीएल वगैरह में तो इससे आसान सवाल होंगे। तो देखिए सारे लॉ जो है वो हमने यहां पर लिख दिए हैं, उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हमने यहां पे लिख दिया है सारे लॉ के बारे में एक एक करके कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में हमने यहां पे लिखा है कि इसके अंतर्गत मेंडल ने एक जोड़े के विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर जब क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में उपस्थित होने वाले जो लक्षण हैं वो प्रभावी रहा। उदाहरण के आधार पर जब मटर के लंबे पौधे से बौने पौधे का क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे उगे। इसके नियमानुसार लंबा जो है वो प्रभावी है तथा बौना जो है वो अप्रभावी है। तो जैसा मैंने कहा कि मेंडल साहब ने कहा कि जीन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रभावी जीन यानी डोमिनेंट जीन और दूसरा होता है अप्रभावी जीन यानी रिसेसिव जीन, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसी प्रकार अगर हम बात करें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल के पृथक्करण का नियम, तो इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े कारक से अलग हो जाते हैं, है ना, युग्मक जब बनते हैं ना तो एक ही आता है और ये एक दूसरे को कभी कॉन्टामिनेट नहीं करते, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, है ना। तो इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। जैसे जब मटर के लंबे पौधे का बौने पौधे से क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही होते हैं, लेकिन पुनः जब इसी पीढ़ी के पुष्पों का स्वपरागन कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में दोनों प्रकार के पौधे मिलते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई कि लंबा वाला और बौना वाला जब एक साथ रह रहा है तो दोनों के कैरेक्टर्स ब्लेंड हो रहे हैं, दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स हो रहे हैं। तो यह है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, है ना, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि कोई भी जीन किसी से मिलकर नया पेयर बनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। तभी तो F2 पीढ़ी में आपको क्या मिल गया था, F2 पीढ़ी में फिर से आपको बौना पौधा मिल गया था। तो बस जेनेटिक्स में इतना ही आपको क्या करना है, पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बाद जो लास्ट क्लास होगी वो होगी हमारी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। किसकी होगी, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो होगी वो लास्ट क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।